हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ेंगे दी टी सेल दैट इज कार टी सेल थेरेपी, जो कैंसर के लिए एक मेजर अचीवमेंट्स है इन द मॉडर्न टाइम्स ऑफ मेडिसिन। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। पहले तो देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ये न्यूज में आई है। एक छोटी सी बात है कि हम देख सकते हैं कि इसको किसने इनोवेट किया था या इससे रिलेटेड कोई हमारे पास नोबेल पीस प्राइज भी है या नहीं है, तो वो सब जानने की हम कोशिश करते हैं। द फर्स्ट चीज क्या है कि अभी जो मेन ट्रीटमेंट्स है कैंसर के, वो कौन कौन से मेन ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सर्जरी, रेडियोथेरेपी और सिस्टेमिक थेरेपी। इससे पहले एक छोटी सी बात यह है कि कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है। डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट होता है, दूसरा होता है क्रोनिक। तो एक्यूट क्या होता है, जो एकदम से होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और क्रोनिक होता है कि जो लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए होगा और धीरे धीरे होगा। तो कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है, फर्स्ट चीज। और कैंसर के बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी जो डब्ल्यूएचओ के अंडर में आती है, उसकी फाइंडिंग है कि इंडिया में 9 मिलियन डेथ 2022 में कैंसर की वजह से हुई थी। और डायग्नोस कितनों को किया गया था? 14 मिलियन को। तो ये कह सकते हैं कि हम 40% के अराउंड इसकी डेथ डेथ मोर्टेलिटी है, मतलब डेथ परसेंटेज क्या है, 40% के अराउंड है। तो अभी क्या हमारे पास क्या क्या इसके वास्ते, क्या कैसे कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? फर्स्ट चीज है कि हम सर्जरी कर सकते हैं, सेकंड रेडियोथेरेपी करते हैं, और उसके अलावा हम करते हैं सिस्टेमिक थेरेपी। अभी सर्जरी और रेडियोथेरेपी में इंप्रूवमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले जो मोर्टेलिटी रेट था कैंसर का, वो बहुत ज्यादा हाई था, अभी 40% तक आया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास रेडियोथेरेपी और सर्जरी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी ये हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि सिस्टेमिक थेरेपी के अंडर में हमारे पास एक नया एक रिसेप्टर आया है, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो इसका नाम क्या है? कार टी सेल थेरेपी। तो इसकी वजह से मेजर इनोवेशन है, या एक तरीके से एक ब्रेक थ्रू है कैंसर के फील्ड में, कि अब इलाज और अच्छे से हो सकता है इसका। ठीक है। तो इसमें इसमें जिसने इसको इनोवेट किया था कार टी सेल में, इसमें जिस पे काम किया था एडिसन, उसको 2018 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये याद रखना है, ये प्री में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि एडिसन जो था जिसने इस पे काम किया था, 2018 में उसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो ये न्यूज आपको याद रखनी है। देखते हैं कि मेजर इंटरवेंशन इन सिस्टमिक थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, इसमें क्या क्या मेजर इंटरवेंशन हुई है। सिस्टमिक थेरेपी दे बिगेन विद कीमोथेरेपी। सबसे पहला स्टेज क्या होगा इसमें? सबसे पहला स्टेप होता है कीमोथेरेपी। तो ये क्या कीमोथेरेपी क्या करती है? अटैक करती है कैंसर की सेल्स को। कैंसर होता क्यों है? क्योंकि सेल्स क्या है, एकदम मल्टीपल अनकंट्रोल तरीके से फैल जाती है। अब कहीं भी अगर सेल फैल रही है एकदम अनकंट्रोल तरीके से, तो उन सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। अब ये उन सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास जो यूजफुल या जो इंपॉर्टेंट सेल्स होगी, जो अदर फंक्शंस करती होगी, ये उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये कीमोथेरेपी एक ड्रॉबैक भी है कीमोथेरेपी की। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कीमोथेरेपी है। किसमें? सिस्टमिक थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है, इनका लिमिटेड सक्सेस है और इनके साइड इफेक्ट्स भी है। हम देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को हमने देखा होगा कि उनके बाल उड़ जाते हैं, बॉडी से हेयर लॉस होता है, और उनकी बॉडी के जो मूवमेंट्स या रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कीमोथेरेपी का ही साइड इफेक्ट है। और अभी मैंने बताया ना कि ये जो सेल्स होती है, जैसे मल्टीपल तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में कोई सेल्स फैल रही है, उसके आसपास बहुत सारी जो अदर सेल्स है जो दूसरे काम करती है, दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये उन पे भी अटैक करेगा। उन पे अटैक करेगा, कहीं ना कहीं उनको भी किल करेगा। तो उनको किल करने की वजह से बॉडी में क्या है, इसके कीमोथेरेपी के जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसके साइड इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो एडवांसमेंट है वो क्या है कि अब हम उन्हीं सेल्स को अटैक करेंगे जो एक तरीके से अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रही है। अब सिर्फ उन्हीं सेल्स को टारगेटेड जो एजेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे अटैक करेंगे। इसी इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ये हमारी इम्यूनोथेरेपी के थ्रू काम करेगी। अब जैसे मान लो कोई भी एक सेल फैल रही है, हमें सिर्फ उसी को अटैक करना है, उसी को किल करना है। तो ये टारगेटेड वे में जो ये थेरेपी होगी, इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये टारगेटेड वे में उसी सेल को डिस्ट्रॉय करेगी या किल करेगी। तो ये क्या करती है, इसका काम कैसे करती है कि ये बाइंड अप कर देती है किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पे जाके। कोई टारगेट है हमारे पास, उसको बाइंड अप करेगी और उसको फिर वहां पे जाके किल कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये अप्रोच, जो सेकंड वाली अप्रोच है कीमोथेरेपी से, जो दूसरी है इम्यूनोथेरेपी, ये इसका क्या है, टॉक्सिक कम होगी और इसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, साइड इफेक्ट वगैरह इसके उससे कम हो जाते हैं पहली वाली से, क्योंकि ये नॉन ट्यूमर सेल्स पे अटैक नहीं करेगी। तो किस पे अटैक करेगी? ट्यूमर सेल्स पे अटैक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कार टी सेल जो किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, ये था क्या, इसकी थेरेपी कैसे होती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, अब इसकी थेरेपी के बारे में बढ़ते हैं। कार टी सेल्स जो थेरेपी होती है मेजर ब्रेक थ्रू है कैंसर ट्रीटमेंट में, अभी देखा हमने क्यों। सेकंड कि जैसे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में इनमें क्या होता था कि हम बाहर से अटैक कराते थे सेल्स के ऊपर, इसमें क्या करेंगे हम कार टी सेल थेरेपी में हम पेशेंट की खुद की सेल देंगे, उसी की सेल को देंगे और उसमें क्या करेंगे उन्हीं को मॉडिफाई करेंगे कहाँ पे, लेबोरेटरी में, और उनमें एक्टिवेट करेंगे टी सेल्स को। जैसे हमारे पास आपने सुना होगा टी सेल्स और बी सेल्स दो होती है, तो टी सेल्स क्या है, टारगेटेड सेल्स होती है, टारगेट करके अटैक करती है। दोनों दोनों इम्यूनोथेरेपी हमारी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती है। तो ये टारगेट करेगी किसको, ट्यूमर सेल्स को टारगेट करेगी, और इसमें सेल्स किसकी यूज होगी, पेशेंट की खुद की सेल्स यूज होगी। अब बाहर से हम कोई रिसेप्टर, बाहर से हम कुछ नहीं डाल रहे, तो कहीं ना कहीं इसके जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ कैंसर के ट्रीटमेंट में। सेकंड क्या है कि कार टी सेल थेरेपी, इस ये अप्रूव दो केसेस में ज्यादा अच्छी काम किया है। फर्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि कैंसर किस चीज से अराइज करता है, जो सेल्स डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करती है उन सेल्स का अनकंट्रोल तरीके से जो ग्रोथ होती है उसमें ल्यूकेमिया होता है। तो ल्यूकेमिया के केस में ये अच्छा काम कर रही है। दूसरा है लिम्फोमास। जो लिम्फोमास ये कैसे अराइव करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। तो दो केसेस में अभी इसको टी कार सेल्स को देखा गया, तो इसका बहुत अच्छा काम आया है इनमें। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो कार टी सेल जो प्रोसीजर है ये क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। फर्स्ट है कि टी सेल्स दे आर टेकन फ्रॉम पेशेंट के ब्लड। ब्लड से क्या कौन सी सेल्स को हम देंगे, टी सेल्स को देंगे। टी सेल्स कौन सी होती है, जो अटैक करती है, किलर सेल्स होती है। एंड उन्हीं की जीन को मॉडिफाई किया जाएगा। उसके जीन में क्या करेगा, जीन फॉर अ स्पेशल रिसेप्टर दैट बाइंड्स टू अ सर्टेन प्रोटीन ऑन द पेशेंट कैंसर सेल्स। तो अब हमने एक सेल उठाई टी सेल्स, उसमें हमने एक रिसेप्टर ऐड कर देंगे। अब वो क्या करेगा, बाइंड अप कर देगा जो भी जो पेशेंट की जो सेल्स होगी अनकंट्रोल तरीके से जो ग्रोथ कर रही है उन सेल्स को बाइंड अप कर देगा। उसके ऊपर एक सर्टेन प्रोटीन होगा। जैसे हमने देखा था ना कोविड के केस में एस टू स्पाइक, ये प्रोटीन था, तो ये प्रोटीन होता था। ऐसे ही इसमें भी एक रिसेप्टर के थ्रू एक प्रोटीन ऐड कर देंगे और जो पेशेंट की कैंसर सेल्स को बाइंड अप करेगा। और उसमें जब टी सेल्स हमने लेबोरेटरी से ऐड की है तो वो अटैक करेगा बाइंड करके एक तरीके से बांध के। तो ये भी टारगेटेड तरीके से काम करेगा और इसमें जो सेल्स यूज होगी वो पेशेंट की खुद की सेल्स यूज होगी। स्पेशल जो रिसेप्टर इस कार्ड, उसी का जो स्पेशल जो रिसेप्टर जो ऐड कर रहे हैं उसी का नाम क्या हुआ, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, दैट इज कार। उसी का नाम क्या है, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और लार्ज नंबर ऑफ कार टी सेल्स दे आर ग्रोन इन द लेबोरेटरी एंड गिवन टू द पेशेंट बाय इन्फ्यूजन। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स में सेल्स को ग्रो कर देंगे इसी प्रोसीजर से। रिसेप्टर हमने कौन सा ऐड किया था, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर ऐड किया था। पेशेंट की कौन सी सेल्स ली थी, टी सेल्स हमने ली थी, और बहुत सारी हमने ग्रो कर दी, फिर उसको बॉडी में इन्फ्यूज कर देंगे वाया ब्लड। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसीजर फॉलो होता है। अभी हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका कार टी सेल्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा। फर्स्ट चीज है कि कार टी सेल्स थेरेपी दे आर इवन मोर स्पेसिफिक देन टारगेटेड एजेंट्स। टारगेटेड किस में हमने पढ़ा था, इम्यूनोथेरेपी में पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, कीमोथेरेपी पढ़ा था। तो जो टारगेटेड वाला इम्यूनोथेरेपी वाला था उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक होगा कार टी सेल थेरेपी, और ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, क्योंकि ये क्या कर रही है, टी सेल्स ले रही है और टी सेल्स को मॉडिफाई कर रही है, उस पर रिसेप्टर ऐड कर रही है, प्रोटीन ऐड कर रही है। तो उसके ऐड करने से क्या है कि इम्यून सिस्टम अब हमारा और इंप्रूव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम इंप्रूव होने से हम किससे फाइट करेंगे, कैंसर से फाइट करेंगे। तो इससे हमारा क्या है, क्लिनिकल एफिकेसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेडिकल एफिशिएंसी या क्लिनिकल एफिकेसी बढ़ जाएगी। तो इनको, इसका दूसरा नाम भी इनको बोला गया है कि जो कार टी सेल थेरेपी है इनको लिविंग ड्रग्स भी बोला गया है। इनका दूसरा नाम क्या है, लिविंग ड्रग्स है। क्यों क्यों नाम दिया गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एफिकेसी बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें अगर कोई भी प्रोसीजर कोई भी काम होता है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंसेस भी होता है और कुछ उसका चैलेंजेस भी होता है। तो अभी हम कार टी सेल्स के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, फर्स्ट इनको प्रिपेयर करने में कुछ डिफिकल्टी आएगी। तो वो क्या है, द डिफिकल्टी ऑफ प्रिपेयरिंग कार टी सेल्स थेरेपी हैज बीन अ मेजर हिंड्रेंस टू देयर वाइड स्प्रेड यूज। तो उनको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिएगा। टी सेल्स उठानी है, उनको सेपरेट करना, पहले तो ब्लड देना होगा, ब्लड के अलावा हम फिर टी सेल्स लेंगे, फिर उनको सेपरेट करेंगे। तो एक लेबोरेटरी सेटअप चाहिएगा जो महंगा तो होगा ही होगा, उसके अलावा डिफिकल्ट भी है। तो फर्स्ट चीज क्या है, इनको प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी होगी। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल वाज पब्लिश्ड अ डिकेड अगो। एक साल मतलब 10 साल पहले क्या है कि एक क्लिनिकल ट्रायल को पब्लिश किया गया था, और फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड थेरेपी इन इंडिया वाज परफॉर्म इन 2021। तो पहली थेरेपी कब हुई थी, 2021 में। और एक जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया था दैट इज 10 साल पहले, वो क्या कब पब्लिश हुआ था, एक डिकेड पहले उसको पब्लिश किया गया था।
अभी हम बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये भी तो चैलेंजेस है। एक चैलेंजेस क्या था, प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी थी, प्रिपेयर देखे थे हमने। सेकंड क्या है कि साइड इफेक्ट भी इनके कुछ होंगे। अभी इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट देखे हमने, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हमने बात की कि कीमोथेरेपी जब करते हैं तो वो दूसरी सेल्स को भी अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के दूसरे फंक्शंस पे भी इंपैक्ट होगा उसका। तो ऐसे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। इन सर्टेन काइंड्स ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास द एफिकेसी इज वेरी हाई, दैट इज 90%। तो अभी कितना मोर्टेलिटी थी, 40% कह रहा हूं। किसने बताया ये, WHO ने बताया कि इंडिया में 2022 में कितने लोगों को डायग्नोस किया गया था, नियरली 14 लाख, और कितने लोगों की डेथ हुई थी, 9 लाख की। तो 40% के अराउंड यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट है। तो इसकी वजह से अब क्या है, 90% के आसपास सक्सेसफुल रेट होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ किस केस में है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास के केस में। लेकिन दूसरे टाइप्स ऑफ कैंसर में इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर। लेकिन दूसरे जो कैंसर्स है, कैंसर बहुत टाइप के होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता है, नेक कैंसर होता है, और अभी क्या बोन मैरो में, बोन में भी कैंसर आ रहा है, या ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर तो एक काइंड ऑफ ल्यूकेमिया ही है। तो ये हो गए। अब इन दो केसेस में इसका सक्सेस रेट कितना है, 90% है, लेकिन दूसरे केसेस में ये बहुत कम है। The potential side effects are also significant associated with cytokine release. cytokine क्या होता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम की सेल्स होते हैं। इम्यून साइटोकाइन रिलीज होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है, तो अपनी सेल्स को किल करता है। तो ये साइटोकाइन रिलीज होगा इसमें। हाँ तो ठीक है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम एक बड़ी दिक्कत ये होगी। और सेकंड क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे, मतलब न्यूरॉन्स का भी इसमें इंपैक्ट पड़ेगा। क्या क्या, सीवियर कंफ्यूजन, सीजर्स एंड स्पीच इंपेयरमेंट। तीन चीजों की यहाँ पे बात की हमने। तो साइड इफेक्ट में क्या था, दो चीज पड़ी। पहले की ल्यूकेमिया और लिम्फोमास के केस में इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सेकंड, और कैंसर में, और जो कैंसर के केसेस होते हैं उनमें इसका सक्सेस रेट कम है, इसकी एफिकेसी कम है। इसके अलावा हमने बात किया कि साइड इफेक्ट में कि इसमें साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हो सकता है। कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हमने क्या बात की थी कि ये वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड कोलेटरल डैमेज टू द बॉडीज नॉर्मल सेल्स। दूसरी सेल्स को कोलेटरल डैमेज हो सकता है जब साइटोकाइन रिलीज हो गए। सेकंड है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंडर में आएंगे जैसे सीवियर कंफ्यूजन, सीजर्स और स्पीच इंपेयरमेंट। अभी एक और चैलेंजेस की बात करते हैं। पहले तो हमने बात की प्रिपरेशन में दिक्कत थी, सेकंड हमने बात की कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और तीसरा हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब कैंसर तो नॉर्मल लोगों को भी होता है और हाई क्लास मिडिल क्लास सभी में होता है। तो क्या नॉर्मल क्लास जो हमारी लोअर क्लास होगी वो भी इसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कार टी सेल थेरेपी इन इंडिया, इट कैन फेस चैलेंजेस ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू। कॉस्ट और वैल्यू का भी चैलेंज हो सकता है। Critics they argue that developing CAR T-cell therapy in India may not be cost effective, क्योंकि इसमें जनरल जो लोग होंगे, लोअर क्लास या मिडिल क्लास, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे। और जब किसी चीज का इलाज तुम मतलब कि कोई भी हमारे पास एक बीमारी है और उसके लिए हमारे पास कोई थेरेपी या कोई भी इलाज है, हम उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो कोई उसका कोई बेनिफिट बच नहीं जाएगा फिर। ठीक है, वो अनअफोर्डेबल है। तो अनअफोर्डेबल होने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या है, जनरल पॉपुलेशन पे नहीं आ पाएगा। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक तरीके से अफोर्डेबिलिटी एक वन ऑफ द चैलेंजेस है इन केस ऑफ कार टी सेल थेरेपी। अभी हमने क्या बात की, कार टी सेल थेरेपी के बारे में बात की। तो हमने देखा था कि वो ब्लड से क्या देगा, टी सेल्स देगा। अब जब टी सेल्स देगा तो अब टी सेल्स के बारे में हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो टी सेल्स क्या है, इनको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 5 सेल होती है, मतलब लिम्फोसाइट में 5 नहीं, डब्ल्यूबीसी में 5 सेल होते हैं। 5 तरीके की सेल्स होगी। तो कौन कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट ये वाली है। तो लिम्फोसाइट में क्या है, टी सेल्स दे आर नोन एज टी लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की सेल के अंदर में आएगी। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये हमारी जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसमें इसका मेजर रोल होगा टी सेल्स का। अब टी सेल्स और बी सेल्स दो तरीके की सेल्स होती है। तो टी लिम्फोसाइट्स में इम्यून रेस्पॉन्स में इनका मेजर काम होता है। सेकंड है टी सेल्स दे आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारी सेल पे ही वर्क करके ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी अगर बाहर से कोई भी एंटीजन आ रहा है, कोई फॉरेन अगर कोई भी सब्सटेंस बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी और आइडेंटिफाई करके एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो वो रेस्पॉन्स जो होता है वो टी सेल्स के थ्रू होगा। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टी सेल्स। तो दो कौन कौन सी होती है, हेल्पर होती है, और दूसरी कौन सी होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट हेल्पर टी सेल्स क्या करती है,
हेल्प करेगी अदर सेल्स को, अदर कौन सी, साइटोटॉक्सिक टी सेल को इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्स करने का, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होगी वो किल कर देगी। तो हेल्पर सेल किसको हेल्प करेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हेल्प करेगी, आइडेंटिफाई करके बताएगी कि ये पहले भी ये एंटीजन आ चुका है बॉडी में या नहीं आया। इन केस नहीं आया तो उसका रेस्पॉन्स जनरेट कराएगी, और नहीं आ चुका है तो पहले से ही उसकी मेमोरी में ये चीज फीड होगी कि कोई ऐसा एंटीजन आया था। एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी एबनॉर्मल दूसरी सेल्स हो सकती है, जैसे कि कैंसर की सेल्स हो गई। तो हेल्पर सेल किसको हेल्प करेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हेल्प करेगी, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेगी, उसको किल डाउन कर देगी। तो अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट के, अगर कोई भी बीमारी, अगर कोई डिजीज इतना मेजर है कि उसकी वजह से 9 मिलियन पीपल क्या कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, और उसका बर्डन इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बर्डन है। इस एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी पे भी सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस डिजीज का। तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लिया होगा। तो अभी हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कैंसर से ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, नेशनल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। कैंसर के साथ साथ क्या क्या है, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, ये सारे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडी। मतलब कि एक दूसरे को टच करने से या खाना खाने से साथ में, इन तरीके से ये स्प्रेड नहीं करता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन कौन से के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कैंसर के लिए, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक के लिए। हाँ, क्या था हमारे पास, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेशनल कैंसर ग्रिड है, और थर्ड क्या है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो हमारे पास क्या है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो लोगों को एक तरीके से अवेयर करने के लिए कैंसर से रिगार्डिंग ये डे मनाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्या क्या पढ़ रहे थे हमने, बी सेल्स और टी सेल्स का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हमने पढ़ा ना। बीटा सेल्स, बी सेल्स पढ़ा, टी सेल्स पढ़ा। टी सेल्स क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल एलर्जीज एंड बॉडी। सेकंड क्या है, दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। थर्ड क्या है, दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी। इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी मतलब कि इम्यून सिस्टम का एक तरीके से इंप्रूवमेंट करती है, इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स जनरेट करती है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। यही तो पढ़ा था हमने कि बी सेल्स और टी सेल्स क्या काम कर रही है। जो भी हमने रिसेप्टर ऐड किया था वो क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आप प्री स्पेसिफिक 2024 से इस टॉपिक को देख सकते हो, और इसमें 2-3 चीजें फैक्ट की जो याद रखने की थी वो उसको याद करना। और इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे या तो कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, और ये हमारी क्या है, मेल आईडी है। ये हमारी मेल आईडी है, आप कोई भी क्वेरी इस पर पूछ सकते हो। ये हमारी वेबसाइट होगी, वेयर यू कैन एक्सेस एवरी कंटेंट related to the current affair as well as static portion. Thank you very much.